तो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं कि दो इंक्लाइंड मिरर्स के बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसके नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनते हैं। थ्योरी में पढ़ा था ना कि दो मिरर्स एक दूसरे पर इंक्लाइंड है थीटा एंगल पर और दोनों के बीच कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यह मिरर सिस्टम कितना टोटल नंबर ऑफ इमेज बनाएगा। जैसे देखिए, यह एक मिरर हॉरिजेंटल मिरर है, कर्सर देखिए, ये एक हॉरिजेंटल मिरर है और एक इंक्लाइंड मिरर है। ये दो मिरर्स हैं, दोनों मिरर्स के बीच एंगल थीटा है और इन दोनों के बीच कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये हम पूरा का पूरा मिरर सिस्टम यानी दोनों मिरर्स मिलके, पूरा का पूरा मिरर सिस्टम का मतलब क्या कि दोनों मिरर्स मिलके इस ऑब्जेक्ट के कितने टोटल इमेज बनाएंगे, ये क्वेश्चन होता है। तो ये क्वेश्चन होता है कि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे। तो अगर थीटा का कोई वैल्यू दिया होगा और टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करने कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन देखिए, थीटा 60 डिग्री दिया है कि दोनों मिरर्स के इंक्लिनेशन थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस n, फाइंड n कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसका थ्योरी क्या था, पहले थ्योरी याद करिए थ्योरी। तो हम लोग चेक करते थे सबसे पहले कि ये जो ऑब्जेक्ट है वह सिमेट्रिकल रखा है कि अनसिमेट्रिकल रखा है। थ्योरी समझा रहा हूं, सुन लीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है वह दोनों मिरर्स के सिमेट्रिकल रखा है कि अनसिमेट्रिकल रखा है। सिमेट्रिकल रखने का क्या मतलब होता है कि एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन पर आप दोनों मिरर के इंटरसेक्शन से एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन इमेजिन करिए, ड्रॉ नहीं करना है, इमेजिन करना है। तो दोनों मिरर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन इमेजिन करिए। अगर उसी लाइन पर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड कहा जाता है, अदरवाइज एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल कहा जाता है। या सिंपल भाषा में, अगर ऑब्जेक्ट ये जो ऑब्जेक्ट ओ है ये दोनों मिरर से बराबर डिस्टेंस पे हो, दोनों मिरर के बिल्कुल बीचों बीच हो, दोनों मिरर से डिस्टेंस इसका बराबर हो, तो हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखा है। और एक मिरर के नजदीक हो तो हम लोग कहेंगे कि ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकल रखा है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कैपिटल एन इस बात पर निर्भर कर सकता है कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। याद करिए थ्योरी, सिमेट्री अनसिमेट्री जानने के बाद क्या करना होता था, 360 अपॉन थीटा निकालना होता था। ये जो थीटा है इंक्लिनेशन बिटवीन मिरर्स, ये थीटा को लेना होता था डिग्रीज में और 360 अपॉन थीटा कैलकुलेट करना होता था। अगर 360 बाई थीटा इवन आ गया, 360 बाई थीटा इवन आ गया तो हम लोग आंसर देते थे 360 बाई थीटा -1। तब यह चेक करने की जरूरत नहीं होती थी कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखा है कि अनसिमेट्रिकल रखा है। कब नहीं चेक करना है ऑब्जेक्ट की सिमेट्री या अनसिमेट्री, जब थीटा का वैल्यू ऐसे हो कि 360 बाई थीटा इवन आ जाए, ठीक, तब चेक नहीं करना है, सीधे आंसर बोलना होता था 360 बाई थीटा -1। हाँ, अगर ये थीटा ऐसे हो कि 360 बाई थीटा ऑड आ जाए, 360 बाई थीटा ऑड आ जाए, तब ऑब्जेक्ट चेक करना होता था सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। मान लीजिए 360 बाई थीटा ऑड आ गया और ऑब्जेक्ट रखा है सिमेट्रिकल, तो याद करिए आंसर क्या देते थे, 360 बाई थीटा -1। लेकिन 360 बाई थीटा ऑड आ गया और ऑब्जेक्ट रखा है अनसिमेट्रिकल,
तो आंसर डायरेक्ट बोलते थे 360/थीटा होगा। ठीक, तो यही कॉन्सेप्ट है जो आपको रिवाइज कराया मैंने, इसी पर ये पहला न्यूमेरिकल है कि दो इंक्लाइंड मिरर्स हैं, उनके बीच कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो पूरा का पूरा यह सिस्टम ऑफ मिरर उस ऑब्जेक्ट के टोटल कितने इमेजेस बनाएंगे। तो क्वेश्चन है इफ थीटा इज 60 फाइंड एन। अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया हम लोगों ने। तो चलिए शुरू करते हैं। आप निकालिए 360/थीटा कैलकुलेट करिए। ये 360/थीटा, ये तो मन में कैलकुलेशन हो सकता है ना, क्योंकि थीटा तो सिंपल वैल्यू 60 डिग्री है। तो 360/थीटा कितना आया? 360/थीटा कितना आया? 6। ये जो 360 कर्सर देखते रहिए, 360/थीटा कितना आया? ये आ गया 6। 6 क्या है? इवन। 6 इवन है। तो अगर 360/थीटा आ गया 6 जो कि इवन है, तो आंसर क्या बोलना होता था? टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 360/थीटा -1, यानी 6 - 1 कितने हुए टोटल इमेज? 5। तो इस तरह से आपको करना है सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रिवर्स क्वेश्चन है, उल्टा क्वेश्चन है। अब नंबर ऑफ इमेजेस दिए हैं और दोनों मिरर्स के बीच का एंगल थीटा फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है। कब? यदि 360/थीटा इंटीजर आ रहा हो तब। ठीक, तो क्वेश्चन है इफ नंबर ऑफ इमेजेस कैपिटल N बराबर 5 एंड 360/थीटा इज इंटीजर, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 5 है और मान लीजिए कि 360/थीटा इंटीजर आ रहा हो, तो बताइए थीटा का वैल्यू, फाइंड थीटा। ओके, देखिए पिछले क्वेश्चन से इसको रिलेट कर लीजिए। उल्टा सवाल है, पिछले क्वेश्चन में थीटा था, आपने एन निकाला था, इस बार एन दिया है, थीटा निकालना है। ओके, तो रिवर्स वे में प्रोसीड कर दीजिए, उल्टा सोचिए कितना थीटा का वैल्यू आएगा, यही तो फाइंड आउट करना है। तो एन कितना है इस बार? 5। एन कितना हो सकता था बताइए? एन कितना हो सकता था बताइए? एन का वैल्यू थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकता था? तो एन का वैल्यू हो सकता था या तो 360/थीटा या फिर 360/थीटा -1। 360/थीटा कब लेते थे? जब 360/थीटा ऑड आए और ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकल रखा हो। याद है ना? 360/थीटा इतना ही टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कब कब थे? जब 360/थीटा ऑड आए और ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकल रखा हो। कॉन्सेप्ट जो मैं बोल रहा हूं, सुन सुन के नोट करते रहिए, नहीं सुनी हुई बात भूल जाएंगे आप। फिर से बोल दे रहा हूं मैं कि 360/थीटा टोटल नंबर ऑफ इमेजेस n, हम लोग यही आंसर कब देते थे? जब 360/थीटा ऑड आए और ऑब्जेक्ट रखा हो अनसिमेट्रिकल। इसके अलावा कोई भी केस बन जाए, 360/थीटा -1 ही आंसर होता था। ठीक, तो यही आपसे बोल रहा हूं मैं। ये जो n का वैल्यू है, नंबर ऑफ इमेजेस, ये क्या पॉसिबल था? या तो 360/थीटा, जब 360/थीटा ऑड और ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकल, या फिर 360/थीटा -1 अदर केसेस में। ये जो n है ये हम लोग को पता है क्या होगा, ये 360/थीटा होगा या फिर 360/थीटा -1 होगा, है कि नहीं? n कितना है? 5। n कितना है? 5। n क्या हो सकता था? 360/थीटा -1 या 360/थीटा। ठीक, ऑड इवन का खेल है, तो याद करिए अगर n 360/थीटा लेना है तो कब होगा ऐसा? जब n ऑड हो। तो 360/5 कर दीजिए। 360/5 कितना आंसर आ गया? 72 डिग्री। मैं रिवर्स बोल रहा हूं, लिखा हुआ है रिवर्स। मैं बोल रहा हूं कि ऐसा क्या यहां पर लिखा जाए थीटा का वैल्यू, कर्सर देखिए, थीटा का वैल्यू क्या लिखा जाए
कि 360/थीटा 5 आ जाए। यही ना सवाल हुआ। थीटा क्या लिया जाए यहां पर कि 360/थीटा आ जाए 5 ऑड 72। तो एक आंसर हो गया 72। अब दूसरा आंसर तो आप पहले ही देख रखे हैं, n इक्वल टू 5 पर। ये तो पहले वाले क्वेश्चन से देख लीजिए, n इक्वल टू 5 पर थीटा कितना था 60 डिग्री, तो दूसरा आंसर 60 डिग्री है। यानी दो पॉसिबल आंसर है। एक तो पहले ऊपर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा 60 पर n 5 है, तो n 5 पर थीटा 60 होगा ही होगा, तो n 5 पर थीटा 60 होगा ही होगा। n इक्वल टू 5 पर थीटा 60 होगा ही होगा। लेकिन ये सवाल क्यों दिया गया है? दूसरा भी आंसर पॉसिबल है इसके लिए। दूसरा आंसर क्या हो सकता था? केवल 360/थीटा। ओके, क्यों? क्योंकि ऑड भी तो 5 आ सकता है, 5 तो ऑड ही है ना, तो इसलिए 360/थीटा 5 आएगा, तो थीटा कितना होना चाहिए 72 डिग्री 72। हेंस दो पॉसिबल आंसर है, थीटा 60 एंड थीटा 72। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, आप में अपने आप में इससे भी थोड़ा थ्योरी सीखेंगे आप। देखिए, वाई एक्सिस के लॉन्ग एक मिरर रखा हुआ है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक मिरर रखा हुआ है। तो दो मिरर्स हैं, एक मिरर है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक मिरर है वाई एक्सिस के लॉन्ग, यानी दो इंक्लाइन मिरर्स हो गए ना। और दोनों इंक्लाइन मिरर्स के बीच कितना एंगल हुआ? थीटा कितना बना इस बार? 90 डिग्री। ओके, क्योंकि एक मिरर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और दूसरा मिरर वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो दोनों मिरर्स के बीच का एंगल क्या बना? 90 डिग्री। थीटा हो गया 90 डिग्री। अब एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक्स एक्सिस से, यानी पहले मिरर से 60 डिग्री के एंगल पर ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? पहले मिरर से, यानी एक्स एक्सिस वाले मिरर से 60 डिग्री पर एक ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है। तो सवाल क्या है? फाइंड एंगुलर पोजीशंस ऑफ ऑल द इमेजेस। फाइंड एंगुलर पोजीशंस ऑफ ऑल द इमेजेस। जितने भी इमेजेस बनेंगे सबका पोजीशन पता करिए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ये पता करते हैं सॉल्यूशन में कि कितने इमेजेस बनेंगे। तो थीटा कितना है? 90 डिग्री। नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले 360/थीटा कैलकुलेट करना होता है। नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए सबसे पहले 360/थीटा कैलकुलेट करना होता है। तो 360/थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो 360/90 कितना आया? 4। 4 क्या है? इवन। याद करिए, जब 360/थीटा इवन आ जाए तो कितने नंबर ऑफ इमेज बताते थे आप? 360/थीटा -1। तो 360/थीटा 4 आ गया, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे? 3। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे कितने? 3। ठीक, तो इन्हीं तीनों इमेजेस को लोकेट करना है। एक्चुअली सवाल यही है, यही तीनों इमेजेस लोकेट करिए। ओके, तो सिंपल कॉन्सेप्ट इसमें क्या लगेगा? इमेज की प्रॉपर्टी, कि जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है मिरर के सामने, इमेज उतना ही दूरी पर पीछे बनता है। ठीक है, तो बनाना शुरू करिए। ये सॉल्यूशन के लिए डायग्राम है, ये सॉल्यूशन के लिए डायग्राम बनाया गया है। देखिए, जो एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है मिरर, एक्स एक्सिस पर ये जो मिरर रखा हुआ है इसको मान लीजिए M1। M1 वाई एक्सिस पर जो मिरर रखा हुआ है, वाई एक्सिस पर जो मिरर है उसको मान लीजिए M2, और ये रहा ऑब्जेक्ट O। ठीक है, शुरू करिए। बताइए, ऑब्जेक्ट O मिरर से कितने एंगुलर पोजीशन पे था? 60 डिग्री। तो कहां बनना चाहिए इमेज? 60 डिग्री नीचे। यही ना मतलब होता है, जितना दूर ऑब्जेक्ट मिरर के आगे उतना ही दूर इमेज मिरर के पीछे। तो देयरफॉर इस ऑब्जेक्ट O
का एंगुलर पोजीशन जो 60 डिग्री ऊपर है उसका इमेज कहां बनेगा, 60 डिग्री नीचे। तो इस ऑब्जेक्ट ओ का मिरर M1 में क्या बना इमेज, फिर I1, ठीक है ना। देखिए इस ऑब्जेक्ट ओ का मिरर M1 में क्या बना इमेज, I1, कितना नीचे, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट 60 डिग्री ऊपर था, ठीक है। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट ओ का M2 में इमेज बनाइए, वही कॉन्सेप्ट लगाकर कि जितना आगे ऑब्जेक्ट होता है इमेज उतना ही पीछे होता है, यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो कितना एंगुलर पोजीशन आगे है ऑब्जेक्ट, ये अगर नीचे वाला एंगल 60 है तो वाई एक्सिस से क्या एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। तो ऑब्जेक्ट कितना एंगुलर पोजीशन आगे है, 30 डिग्री। तो इमेज कितना पीछे बनेगा, 30 डिग्री, है कि नहीं। तो देयरफॉर इस ऑब्जेक्ट ओ का M2 में इमेज क्या बना, I2। 30 आगे ऑब्जेक्ट है तो 30 पीछे इमेज बना। ऑब्जेक्ट ओ का M2 में इमेज बना I2, ठीक है। तो O का M1 में इमेज बना I1, O का M2 में इमेज बना I2। दो इमेज तो बन गए, लेकिन आंसर तो लोग 3 ला रखे हैं। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस तो 3 बनने चाहिए, यानी और इमेज बनेगा। अब कैसे इमेज बनेगा, अब होगा ये कि जो I1 बना इमेज, ये I1 जो इमेज बना इसका इमेज बनेगा M2 में, ठीक है ना। I1 जो इमेज बना है इस I1 को अब ऑब्जेक्ट मानेंगे M2 के लिए। इसी प्रकार से I2 जो बना है इस I2 को ऑब्जेक्ट मानेंगे M1 मिरर के लिए। M1 के लिए I2 बन जाएगा ऑब्जेक्ट अब, और M2 के लिए I1 ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कि I1 ऑब्जेक्ट है और M2 मिरर है, M2 मिरर है, I1 ऑब्जेक्ट है, इससे शुरू करते हैं। ओके, तो बताइए M2 कौन था, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाला मिरर था, ठीक है। तो वाई एक्सिस से देखिए सिंपल ज्योमेट्री में I1 कितना आगे है, 30 डिग्री, दिख रहा है ना, 30 डिग्री। वाई एक्सिस M2 था, तो वाई एक्सिस से I1 कितना आगे हुआ, 30 डिग्री। तो उसका इमेज कितना बनेगा, वाई एक्सिस मतलब M2 से 30 डिग्री पीछे, ठीक। तो ये I1 का M2 में इमेज बन गया, I1 का M2 में इमेज बन गया। I1 I डैश, इसका एक नाम दे दिया मैंने, I1 I डैश। I1 का इमेज है तो I1 लिख दिया है, और ये इमेज का इमेज है तो I1 I डैश नाम दे दिया। तो I1 का इमेज बन गया M2 में I1 I डैश, ठीक। इसी प्रकार से I2 का इमेज बनाएंगे हम लोग मिरर M1 में। M1 क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाला मिरर है, M1 है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाला मिरर। तो I2 हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो मिरर M1 है वह मिरर बनेगा। तो बताइए I2, ये I2 एक्स एक्सिस से, ये I एक्स एक्सिस से I2 कितना ऊपर है, ये एंगल 30 है वाई एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से कितना बना, 60। तो 60 ऊपर है एक्स एक्सिस के, तो उसका इमेज कहां बनेगा, 60 नीचे, ठीक। तो 60 नीचे बना। तो देयरफॉर I2 का इमेज जो M1 में बनेगा वो यहीं बन गया। I2 का इमेज जो M1 में बनेगा वो यहीं बन गया, जहां
I1 का इमेज बना था M2 में, तो देयरफॉर I2 का इमेज वहीं बन गया, इसीलिए I2 के उस इमेज को नाम लिखा है I2I डैश, I2I डैश नाम लिखा है। ठीक, तो इस तरह से टोटल कितने इमेज बने? 4। कितने मिले टोटल इमेज? 4। कौन कौन से? I1, I2 और I1I डैश, I2I डैश, 4 इमेज बन गए। लेकिन ध्यान दीजिए, I1 दूर है, I2 भी दूर है, लेकिन ये जो I1I डैश है और I2I डैश है, ये कॉन्साइड कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही बन रहे हैं। तो क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर ही बन रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे ये कॉन्साइड कर रहे हैं, और इसीलिए दो इमेजेस अलग नहीं दिखाई देंगे, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बने हैं, एक ही इमेज हम लोग को पता चलेगा बना हुआ है। थ्योरेटिकली भले दो इमेज बना हो, बट प्रैक्टिकली हम लोग को वहां पर एक ही इमेज दिखाई देगा, इसीलिए -1 कर दिया जाता है। 360/थीटा 4 आया, तो इमेज की संख्या एक कम बताए, इसीलिए तो सारा एंगुलर पोजीशन मिल गया। I1 बना 60 नीचे एक्स एक्सिस के, I2 बना 30 पीछे वाई एक्सिस के, और एक इमेज वैसे तो दो बना है, लेकिन दोनों कॉन्साइड कर गए, इसे एक ही इमेज हम लोग प्रैक्टिकली देख पाएंगे। वो बना है वाई एक्सिस से 30 डिग्री लेफ्ट। ठीक है ना? तो ये तीनों इमेजेस का एंगुलर पोजीशन हम लोगों ने बता दिया है। अब खास प्रॉपर्टी देखिए कि ऑब्जेक्ट और सारे इमेज को अगर आप जोड़ देते हैं, ध्यान रखिएगा ये प्रॉपर्टी, ये कॉन्सेप्ट मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट और सारे इमेजेस को अगर आप जोड़ देते हैं तो हमेशा एक सर्किल बनेगा। ऑब्जेक्ट और सारे इमेजेस को जोड़कर सर्किल का फॉर्मेशन होता है। उस सर्किल का सेंटर बनता है इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ मिरर। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है नोट में, यहां पर नोट दैट ऑब्जेक्ट एंड all images lies on a circle whose center is at C and radius is CO। C क्या है यहां पर? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मिरर्स। ओके, तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल सवाल है, ये जो कॉन्सेप्ट लिखा है नोट में ये याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट जो लिखा है नोट में वो याद रखिएगा। ओके ओके, अगला सवाल देखिए, वही इंक्लाइंड मिरर्स पे नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करने का सवाल है। लेकिन हो सकता है कि जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ाया उस थ्योरी को जानने के बाद कुछ लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो 360 बाई, देखिए कर्सर देखिए, ये जो 360 बाई थीटा है, ये 360 बाई थीटा ऑड आ गया, तो दो पॉसिबल आंसर थे, 360 बाई थीटा -1 सिमेट्री के केस में, और आंसर होता था 360 बाई थीटा ओनली, केवल 360 बाई थीटा ही आंसर होता था ऑड आने पर, जब ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकल रखा हो। हालांकि अगर 360 बाई थीटा इवन आ जाए तो हमेशा ही आंसर होता था 360 बाई थीटा -1। तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि कुछ लोगों के मन में हो सकता है यह डाउट आ रहा हो कि 360 बाई थीटा न इवन आया न ऑड आया, डेसिमल आ गया, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए एक और मेथड होता है, फॉर्मूला जो आपको मैंने बताया,
उसके अलावा एक और मेथड होता है। इस सवाल के थ्रू वह भी मेथड जानेंगे, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूं कि आपको आंसर पता हो और आप ये चेक कर सकें कि आप जो मेथड पढ़ रहे हैं वो जेन्युइन है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कैपिटल एन ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। पढ़िए सवाल, वेट कर रहा हूं मैं। तो ये दो इंक्लाइंड मिरर्स हैं, M1 और M2। M1 M2 दो इंक्लाइंड मिरर्स हैं। M1 M2 दो इंक्लाइंड मिरर्स हैं। दोनों मिरर्स के बीच एंगल 60 जानबूझ के ले रहा हूं क्योंकि हम लोग को इस पर 60 डिग्री पर सवाल किया हुआ है। तो दो मिरर्स M1 M2 60 डिग्री पर इंक्लाइंड हैं। कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20 डिग्री ऊपर, 20 डिग्री ऊपर M1 से, 20 डिग्री ऊपर M1 से ऑब्जेक्ट रखा है। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बताने हैं। ध्यान रखिएगा, यह जो मेथड बताने जा रहा हूं मैं, ये ऑलवेज एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले चलिए अपने फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो क्या करना होता था, 360 बाई थीटा कैलकुलेट करना होता था। तो थीटा कितना है, 60 डिग्री। कर्सर देखिए, थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो 360 बाई 60 कितना आ गया, 6। 6 क्या है, इवन। याद करिए, इवन के केस में क्या आंसर देना होता था, 360 बाई थीटा माइनस 1, एक कम करके आंसर देना होता था। तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, 5। पता नहीं ये 5 बनेंगे, ठीक है। अब दूसरे मेथड से यही आंसर कैलकुलेट करेंगे, 5। देखिए कैसे। तो हम लोगों को इसमें एक टेबल बनाना है। क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है। देखिए कैसे टेबल बनाना होता है। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, वर्टिकल लाइन। इस वर्टिकल लाइन के बाद एक हॉरिजेंटल लाइन से उसे काटिए। एक सीधी लाइन बनाओ वर्टिकल, हॉरिजेंटल लाइन से उसे काट दीजिए। यानी पेज के दो हिस्से कर लीजिए। वर्टिकल लाइन बनाकर छोटे से पार्ट ऑफ पेज के दो हिस्से कर लीजिए। एक तरफ लिखिए M1 मिरर 1, एक तरफ लिखिए M2 मिरर 2। ओके, कहीं पर नोट कर लीजिए कि दोनों मिरर्स के बीच एंगल थीटा 60 डिग्री है। जैसे कि मैंने यहाँ M1 M2 के बीच में ही यह नोट कर रखा है कि दोनों मिरर्स के बीच एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब देखिए क्या करना है, बताइए। M1 से ऑब्जेक्ट कितने एंगल पर था, 20 डिग्री। तो M2 से कितना एंगल बनाइए, 40 डिग्री। ठीक, तो M1 के नीचे 20 डिग्री लिख दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट M1 से कितने एंगल पर था, 20 डिग्री, 20 डिग्री। तो M1 के नीचे लिखिए 20, और M2 से कितने एंगल पर था तब, 40। तो M2 के नीचे लिखिए 40 डिग्री। ओके, M1 के नीचे 20, M2 के नीचे 40। जितने जितने एंगल फॉर्म हो रहे थे, वही वही एंगल नोट कर लिया मैंने। M1 से 20 डिग्री पर था, 20 डिग्री पर, तो M1 के नीचे 20। M2 से 40 डिग्री पर था, तो M2 के नीचे 40। ठीक, अब देखिए क्या करना है। ये जो M1 के नीचे 20 लिखा हुआ है, इस 20 में दोनों मिरर्स के बीच का जो एंगल था वो जोड़ के दूसरे साइड लिखना है।
तो दोनों मिरर्स के बीच एंगल क्या था? 60 डिग्री। तो आपको करना ये है कि 20 में 60 जोड़ देना है और दूसरे साइड लिखना है। तो 20 में 60 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 80। 80 लिखा दूसरे साइड। इसी प्रकार 40 डिग्री, M2 के नीचे क्या लिखा है आपने? 40 डिग्री। फिर यही 40 में क्या जोड़ना है? दोनों मिरर्स के बीच एंगल। तो 40 में दोनों मिरर्स के बीच एंगल 60 डिग्री जोड़िए। तो 40 प्लस 60 100 दूसरे तरफ लिखिए। ठीक, ऐसे ही करते जाइए। 100 आ चुका है, 100 में 60 जोड़िए। 60 क्या चीज था? दोनों मिरर्स के बीच एंगल। तो 100 में 60 जोड़ के दूसरे तरफ लिखिए, कितना आया? 160। 80 आ चुका है। M2 में 40 के बाद क्या आया था? 80। 80 में क्या जोड़ना चाहिए? दोनों मिरर्स के बीच एंगल क्या था? 60 डिग्री। तो 80 में 60 जोड़ के लिखिए दूसरे साइड, कितना आया? 140। ओके, ऐसे ही करते जाना है। लेकिन बात है कि ऐसे कब तक करते जाएंगे? जब तक कि जो वैल्यू आप लिख रहे हैं जोड़ने के बाद वह वैल्यू 180 डिग्री से छोटा बना रहे। ठीक है ना? जैसे देखिए, भले मैंने यहां पर जोड़ रखा है लेकिन बाद में इसे कट कर दिया है, आपको समझाने के लिए जोड़ा था। आप नहीं जोड़ के लिखेंगे, अभी आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है। आप जोड़ के काट देंगे चाहे नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 140 में अगर आप दोनों मिरर्स के बीच एंगल कितना था? 60 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 200। 200 नहीं लिखना है, तभी तक जोड़ना है जब तक वैल्यू 180 डिग्री से कम बना रहे। तो देयरफॉर 160 है, यहां पर M2 के नीचे 160 आ रखा है लास्ट में। अगर आप फिर इसमें 60 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 220। 220 220 180 180 से बड़ा है, तो हम लोग इनकी आवश्यकता महसूस नहीं करेंगे क्योंकि ये वैल्यूज 180 से बड़े आ रहे हैं। ठीक है ना? इसीलिए मैंने यहां पर क्रॉस लगा रखा है कि इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। देखिए यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, ये लाइन ड्रॉ कर दिया कि आंसर जो भी कैलकुलेट करना है इस लाइन के ऊपर ही रह के कैलकुलेट करना है, क्योंकि इस लाइन के नीचे जो वैल्यूज हैं 180 डिग्री से ज्यादा हैं। तो ऊपर वाले सारे एंगल्स काउंट कर लीजिए, क्या क्या वैल्यू आया? कितना आया? एक आया 20 पर, एक आया 100 पर 2, 140 पर 3 M1 में। M2 में आइए, 40 पर हो गया एक, 80 पर हो गया दूसरा, 160 पे हो गया तीसरा। तो दोनों मिरर में तीन तीन इमेज बनेंगे, तीन बनेगा M1 में और तीन बनेगा M2 में। तो देयरफॉर टोटल इमेज कितने हुए? 1 2 3 M1 में और तीन इधर, 4 5 6, तीन इधर, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 6 होंगे। ठीक है ना? पिछले क्वेश्चन को याद करिए, पिछले क्वेश्चन में हम लोग डायग्राम से समझे थे कि हो सकता है कोई दो इमेज कॉन्साइड कर जा रहा हो, कोई दो इमेज एक ही जगह बन जा रहा हो, दो इमेज कॉन्साइड कर जा रहा हो। तो वह पॉसिबिलिटी इस बार भी तो है, दो इमेज कॉन्साइड भी तो कर सकते हैं। अब ये कैसे चेक करेंगे? तो देखिए, चेक दैट एनी टू images are coinciding or not। ठीक, देखिए छोटा सा थ्योरी बचा है, और चेक दैट एनी टू images are coinciding or not। तो हम लोग को अब चेक करना है कि क्या कोई दो इमेज कॉन्साइड कर रहे हैं कि नहीं। कैसे चेक करना है? रूल जान लीजिए।
ये जो लास्ट एंगल आ चुका था, ध्यान रखिएगा कि 200 और 220 नहीं काउंट करना था, काउंट करना था इस लाइन के ऊपर तक ही। क्यों? क्योंकि इस लाइन के नीचे जो आ रहा है वैल्यू 180 से ग्रेटर है, 180 से स्मॉलर वैल्यू ही लेना था। तो मानिए कि आप टेबल यहीं तक कंप्लीट हो गया, जो हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया है मैंने, टेबल यहीं तक कंप्लीट हो गया। तो लास्ट एंगल्स क्या बचे? M1 में 140, M2 में 160, बस यही लिखा हुआ है यहां पर। लास्ट एंगल M1 में 140, चेक करने वाला मेथड देखिए, कर्सर देखिए, M1 में 140, M2 में 160, M1 में 140, M2 में 160, और दोनों मिरर्स के बीच एंगल कितना है? 60। सभी को जोड़ दीजिए, ये सारे जोड़ दीजिए, ठीक है। सभी जोड़ने पर अगर आ गया 360, एग्जैक्ट 360 आया, ना ऊपर ना नीचे, एग्जैक्ट 360 आ गया, इसका मतलब कि इमेजेस कॉन्साइड कर रहे हैं, ठीक है ना। इमेजेस कॉन्साइड कर रहे हैं, इसका मतलब यही होता है। एग्जैक्ट 360 आ गया, देयरफॉर टू इमेजेस आर कॉन्साइडिंग, ठीक है। तो कितने टोटल इमेज बने थे? कर्सर देखिए, M1 में 3 और M2 में भी 3, टोटल कितने बने थे? 6। 6 में 2 कॉन्साइड करके एक ही दिखाई देगा, तो कितना फाइनल आंसर हुआ? n बराबर, एक कम कर दीजिए क्योंकि 2 तो एक ही दिखाई देंगे, तो टोटल आंसर कितना हुआ? 6 - 1 इज 5। ओके, तो ये एक और मेथड था जिससे आप कैलकुलेट कर सकते थे कि दो इंक्लाइंड मिरर्स का सिस्टम टोटल कितने इमेज बनाता है, ठीक है ना। यह मेथड हमेशा एप्लीकेबल है, 360 बाई थीटा ऑड आए, इवन आए, अच्छा डेसिमल आए, ओके, है ना। तो नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करना हम लोग सीख चुके हैं।